इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। इसमें बेसिकली हम लोगों को कास्ट के बारे में डिस्कस करना है और सोशल रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करना है। सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी चेंज हुआ, कैसे वो रिफॉर्म हो गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है, सम ऑफ आवर सोशल रिफॉर्मर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। पिछले कुछ क्लासों में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ता था महिलाओं को बेसिकली पहले, और उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि विडो रीमैरिज भी हो गया, यानी कि विधवा महिला दोबारा शादी कर सकती थी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। महिला स्कूल जा सकती थी, हम लोग ये भी देख चुके हैं। अब स्कूल जाने के साथ साथ महिला और पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में भी जाने लगी। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि महिला अब डॉक्टर इंजीनियर भी बनने लग गई हैं। अब ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया में उस समय पे ना कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। मतलब कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, इस प्रकार के भी सिस्टम थे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर थे, महान महान ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बताया कि कास्ट वाला जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ख़राब है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला जो ये सब सिस्टम है, इसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, ये भी बिल्कुल ख़राब चीज़ है। आगे, राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल टू कास्ट। यानी कि महाराजा राम मोहन रॉय ने एक हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का मतलब हो गया, मतलब बुद्ध भगवान के बारे में लिखा हुआ था। बुद्ध भगवान क्या सोचते थे, बुद्ध भगवान का क्या विचार था, उनके बारे में किताब था। तो वो कुछ और लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि हर आदमी को समझ में नहीं आता था। तो उस लैंग्वेज में लिखे हुए बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसलेट कर दिया, और इस भाषा में किया कि हर आदमी उसको समझ सके। और उसमें बेसिकली कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि कास्टिज्म उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आज हमारे लिए, मतलब कि कास्टिज्म का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, आगे, दी प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality all of caste। अब यहाँ पे एक और समाज था हमारा, प्रार्थना समाज, मतलब कि कुछ लोगों का एक ग्रुप रहा होगा बेसिकली। तो ये लोग ना भक्ति में ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब कि ये लोग गॉड में विश्वास ज़्यादा करते थे, और ये लोग मानते थे कि चाहे कोई भी कास्ट के इंसान हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, हर किसी को पूजा करने का अधिकार है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि पहले के समय में, आज से 100 साल 150 साल आप पहले चल जाओ, पीछे चल जाओ, लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाने का इजाज़त भी नहीं था, परमिशन भी नहीं था कि लोअर कास्ट के लोग मंदिर में नहीं जा सकते। उसको उनका मानना यह था कि यदि ये लोग मंदिर गए तो मंदिर हमारा नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हर कास्ट के लोग मंदिर में भी आने लगे और हर जगह बेसिकली जाने लग गए। ठीक है, आगे, इन बॉम्बे the Paramhans Mandali was founded in 1814, मतलब कि 1840 बेसिकली, टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे का यदि हम लोग बात करें तो बॉम्बे में एक और हमारा समाज था, मतलब सोसाइटी, मतलब एक लोगों का ग्रुप था, उसका नाम था परमहंस मंडली। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये बनाया गया था 1840 में, यानी कि 1840 में बनाया गया था ये। और इनका काम था बेसिकली कि कास्टिज्म को ख़त्म कर दो पूरी तरीके से, यानी कि जो कास्ट वाला सिस्टम है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, इनका ये मोटिव था। मैनी रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वेयर पीपल ऑफ अपर कास्ट एज वेल। सोचो, मतलब यहाँ पे ये है कि जो कास्टिज्म के ऊपर बात चल रहा था पूरा, कि कास्टिज्म को ख़त्म करो ख़त्म करो, इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो अपर कास्ट के भी थे। सोचो, यानी कि अपर कास्ट के होने के बावजूद वो चाहते थे कि कास्टिज्म का सिस्टम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। देखो, हालांकि कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर आदमी ख़राब थोड़ी होता है, कुछ अच्छे भी लोग भी होते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे अपर कास्ट के अच्छे लोग थे जो अपर कास्ट होने के बावजूद ये चाहते थे कि कास्टिज्म हमारा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि कास्ट वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। ड्यूरिंग द 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children। बात करें 19th सेंचुरी का, क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब है वो लोग जो कि क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा फैलाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म में हमारा पंडित जी हैं जो उनका पूजा पाठ सब कराते हैं, जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ पे होते हैं जो घूम घूम के हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। उसी प्रकार से क्रिश्चियन के अंदर भी लोग होते हैं
जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, तो उन लोगों ने भी स्कूल खोलना चालू कर दिया ट्राइबल लोगों के लिए, यानी कि आदिवासी लोगों के लिए, कि आदिवासी के ही बच्चे यहाँ पे आ सके और पढ़ लिख सके, और खास करके लोअर कास्ट के बच्चे भी आ सके और पढ़ लिख सके, जिसका परिणाम आज भी आपको देखने को मिलता होगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो क्रिश्चियन के द्वारा खोला गया है। जैसे एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, संत माइकल हो गया, संत कैरेंस हो गया, संत जोसेफ हो गया, संत डोमिनिक हो गया। ये सब स्कूल कौन सा है आपका? वैसे स्कूल है जो कि क्रिश्चियन चला रहे हैं। ठीक है, आगे at the same time the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities। अब धीरे धीरे हमारा जिस तरीके से कास्टिज्म खत्म हो रहा था, कास्टिज्म खत्म होने के साथ साथ लोगों को सिटी में भी जाने का मौका मिल रहा था ताकि वो लोग वहाँ पे जा सके और जॉब ये सब कर सके। ठीक है, तो बड़े के साथ साथ बच्चे भी और महिलाएं भी अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाने लगी ताकि उसको रोजगार मिल सके, और वो काम कहीं पे भी इसलिए कर पा रही थी क्योंकि कास्टिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है, कहीं पे भी काम मिल जा रहा था उनको। आगे, देयर वाज वर्क इन फैक्ट्रीज एंड इन म्यूनिसिपैलिटीज दैट वर कमिंग अप इन दी सिटीज। अब देखो शहरों में ना काम बहुत सारे होते हैं, आप घरों के मतलब दूसरे के घर में भी काम कर सकते हैं, फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, नगर निगम में काम कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं रोड पे, सड़क पे, कहीं पे भी। तो ये लोग बेसिकली अपने गांव से निकल के शहर आने लगे ताकि इनको रोजगार मिल सके शहर में, इनके बाल बच्चे आगे बढ़ सके। आगे, ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन्ड। चाहे बात हो नाला बनाना, उसके लिए गड्ढा खोदना, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना शहरों में, इन सभी में ये लोग काम करने लग गए। और साफ सुथरा यदि आपको शहर रखना है तो उसके लिए भी तो झाड़ू ये सब लगाना ही पड़ेगा, कचरा ये सब उठाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलने लगा। यानी कि बेसिकली हमारा उस समय के बाद देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया था। आगे, दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, सीवेज क्लीनर्स, रिक्शा पुलर्स एटसेट्रा। अब देखो जब कोई भी शहर आगे बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है हर लोगों का वहाँ पर जरूरत होता है। कोई कुली होता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई स्कूटर चलाता है, कोई साइकिल चलाता है ना, कोई दूसरे के सामानों को उठाता है, हर प्रकार के लोगों का वहाँ पे ज़रूरत होता है। तो सब लोगों को रोजगार मिलने लगा वहाँ पे। फिर दी पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। अब गाँव के लोग और खास करके वैसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो लोग अपने गाँव को छोड़कर शहर की ओर आने लग गए ताकि उनको बेहतर तरीके से रोजगार मिल सके, काम मिल सके करने के लिए। और ऑब्वियस ही बात है, रोजगार मिलेगा तो पैसा तो मिलेगा ही, तो लोग अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से सुधारने लग गए। ठीक है, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि उसी समय से हमारा भारत धीरे धीरे तरक्की की ओर जाने लग गया था, क्योंकि लगभग जितने भी खराब सिस्टम थे वो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। चाहे वो विधवा महिला के बारे में बात हो, चाहे लेबर के बारे में बात हो, चाहे लोअर कास्ट के बारे में बात हो, हर चीज़ धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव हो रहा था। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है also some went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और गहराई से बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग थे इंडिया के अंदर जो कि इंडिया को छोड़कर दूसरे जगह जाने लग गए, फॉरेन कंट्री, प्लांटेशन के लिए। प्लांटेशन मतलब चाय का खेती करने के लिए, रबर का खेती करने के लिए, गन्ने का खेती करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। असम में भी जाने लगे, असम तो हमारे इंडिया में पड़ता है, असम में भी काम करते थे। मॉरिशस जाने लग गए विदेश, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, यहाँ भी हमारे लोग जाने लग गए काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं, आप आज भी मॉरिशस चले जाओ, त्रिनिदाद चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, वहाँ पे आपको इंडियन भरे मिलेंगे। ये वही इंडियन है जो उस समय पे गए थे और आज भी जाके वहीं पे बसे हुए। ठीक है, आगे, वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड। लेकिन अपने इंडिया से इतना दूर जाके काम करना क्या इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ समस्याएं भी उनके सामने आए होंगे। But the poor people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive landowners। लेकिन इतना दूर जाना था काम करने के लिए तो लोअर कास्ट सोचते भी नहीं थे कि भाई क्या हो जाएगा, दूर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा खाने के लिए। तो गांव में जब ये लोग रहते थे ना तो बड़े बड़े जमींदार लोग इन लोगों को मारते थे, पीटते थे। यदि पैसा नहीं चुकता कर पाते थे तो मारते पीटते थे। तो इनको लगा कि यार मार पीट खाने से बढ़िया है कि गांव से दूसरे शहर जाके काम किया जाए, भले ही घर से दूर रहेंगे लेकिन पैसा तो कुछ कमा लेंगे ना। तो ये लोग बाहर भी जाने लग गए। देयर वेयर अदर जॉब अपॉर्चुनिटी लाइक द आर्मी। और उस समय पे हमारे इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश
हमारे घर से लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, सरकारी नौकरी देते थे, किसमें? आर्मी में। इसीलिए लोग यहाँ पे कहते हैं आज भी कि जब अंग्रेजों का समय था तो वो लोग पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे, और नौकरी किस चीज़ में देते थे? खास करके आर्मी में। तो नौकरी लोगों को मिलता भी था उस समय पे, तो जॉब का एक अलग अपॉर्चुनिटी था ये भी हमारा। अ लार्ज नंबर ऑफ महर पीपल who were regarded as untouchable found jobs in the महर रेजिमेंट। अब देखो, आर्मी के अंदर एक महर अलग अलग प्रकार का रेजिमेंट होता है। जैसे आज का बात करें तो सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है ना। इसी प्रकार का अलग अलग प्रकार का रेजिमेंट हमारे ब्रिटिश इंडिया में भी हुआ करता था, यानी कि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल था तो उस समय पे भी अलग अलग रेजिमेंट हुआ करते थे। तो एक हमारा एक और रेजिमेंट था महर रेजिमेंट, और महर बेसिकली हमारे अनटचेबल थे, यानी कि लोअर कास्ट के लोग उसमें बिलोंग करते थे। तो जो महर के जो लोग थे, यानी कि लोअर कास्ट के जो लोग थे उस समय पे, उनको इस रेजिमेंट में काम करने का मौका मिल गया, बेसिकली नौकरी मिल गया। The father of Bhimrao Ambedkar was the leader of the Dalit movement taught at an army school। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बहुत बड़े इंसान जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, उनके फादर एक मतलब बहुत बड़े दलित लीडर के मूवमेंट के वो लीडर थे। कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे वो खुद तो एक दलित फैमिली से बिलोंग करते ही थे, साथ ही साथ दलित मूवमेंट जो चलता था उस समय पे अपने अधिकारों को पाने के लिए उनका वो लीडर भी थे। ठीक है, टॉट एट एन आर्मी स्कूल, और उनको आर्मी स्कूल में ही बेसिकली शिक्षा मिला था। बात इसमें समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते भी थे, ऐसा नहीं है, पढ़ाते भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।